वो भी इशू था। जब मुझे याद आया मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर। आपको समझ आएगा ऐसा इशू था, इसलिए मैंने सोचा था कि आपको बताऊं। जब भूल गया कुछ तो था। सर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलो। सर ये एसक्यूएल में अपन जो कमांड्स लिखते हैं वो अपन फाइल सेव करके रखते हैं, फिर अपन ओपन करते हैं सर वो हाँ, फोल्डर में से, तो वो कमांड्स दिखती नहीं है सर। फाइल्स सेव करते हो तो आप, वो फाइल्स नहीं दिखती या वो कमांड्स नहीं दिखते? नहीं, वो टेबल दिखता है लेकिन वो कमांड्स नहीं दिखते जो अपन हम जो रन किए हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है सर? एक मिनट है, मेरा आवाज कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। एक मिनट में स्विच कर। अच्छा ठीक है, सही है। एक बार रिपीट करोगे? फॉर एग्जांपल अपन ने अभी एक फाइल बनाया है, मतलब फाइल टेबल क्रिएट किया है, उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ किया है। हम्म फाइल अपन कमिट करके सेव कर दिया है, टेबल वगैरह सब कुछ क्रिएट करके। फिर उसको हम्म। क्लोज कर दिया। फिर अपन ने हम्म फोल्डर में से उसको रीओपन करते हैं। तो हम्म। जो हम कमांड्स लिखी है वो नहीं शो करते उसमें सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बाकी लोगों को भी इशू आता है क्या ऐसा कुछ? नहीं सर, वो शो करते हैं ना। नहीं सर, मे बी उनका न्यू पेज ओपन होता होगा सर, शायद न्यू विंडो ओपन होती होगी। उसमें सर सिर्फ मतलब ये टेबल ही दिखता है सर, वो जो कमांड्स अपन ने जो रन किए वो शो नहीं हो रहे। आप एसक्यूएल डेवलपर में बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, एसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल एसक्यूएल डेवलपर डेवलपर। में नहीं होता वो, ठीक है। वहां पे नहीं शो होता, वो सेव नहीं होता। वो सेव आपके लोकल डेस्कटॉप में होता है। आपके कंप्यूटर में आप कोई जगह जाओ, उसको सेव कर दो, वो पूरी फाइल को। ठीक है। यहाँ पे आप हाँ अगर एक बार आपने एग्जिट कर दिया ना, तो नहीं वो देखो। नहीं। हाँ, हाँ नहीं, देखो। मैंने क्या किया है, हाँ जैसा फोल्डर है, फोल्डर में टेबल, टेबल में जो टेबल नेम है, जैसे अपन ABCD डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 जो फोल्डर फाइल के नाम देते हैं टेबल के, तो वो टेबल हम्म पर हमने क्लिक करके हम अगर ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैंने ए नाम का टेबल किया है, वो हम्म फोल्डर में गया मैं, फिर ये क्लोज कर दिया पूरा। हम्म। फोल्डर में गया, फोल्डर में जाके उस पर एक एक के जो जो टेबल है उस पर डबल क्लिक किया तो वो ओपन हो रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ टेबल शो हो रहा है, जो कमांड रन किए वो नहीं शो हो रहे। एक मिनट। अभी जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे किया HR.SQL, तो इसको HR.txt कर दो एग्जाम्पल। है तो सही। एच आर नहीं डॉट टी एक्स। नहीं नहीं सर, इसमें नहीं, ये एसक्यूएल डेवलपर में से, अभी आप एसक्यूएल डेवलपर में चले जाओ। हाँ वो क्लोज किया है, हाँ, अभी इसमें वो HR में टेबल्स में आपका ये होगा ना। हाँ। हाँ, इसमें ईएमपी में HR, अभी, हाँ। इसमें, हाँ। हाँ, इसमें कैसे क्वेरी आएगी आपकी? क्यूरी नहीं, मतलब ये, हाँ, ऐसा ये टेबल ही शो होता है। हम्म। आपको क्या चाहिए फिर? मतलब इसमें सर वो जो अपन ने ये किया है, हम्म। कमांड्स इसमें रन किए वो शो नहीं हो रहे इसमें। शो होती नहीं ना इसमें। ओके। इसमें कैसे शो होगा? देखो, अंडरस्टैंड करो। ये हो गया, अच्छा।
हमें अगर कोई सेव करना है ना ये क्वेरीज वगैरह, तो हम लोगों को हमारे जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया ना, ऐसे सेव करना होता है। तो वो किस फॉर्म में सेव करो, डॉट टीएक्सटी में सेव करो, वहां पे डॉट एक्सटेंशन आएगा बाय डिफॉल्ट। तो डॉट एसक्यूएल की जगह पे आप डॉट टीएक्सटी में सेव करो, ठीक है। कभी भी एसक्यूएल डेवलपर में क्वेरी स्टोर नहीं होती, ठीक है। एसक्यूएल डेवलपर में आप कुछ भी क्वेरी स्टोर नहीं कर सकते। एसक्यूएल डेवलपर अगर आप एक बार बंद करते हो, मान लो हाँ ओपन किया और आपने ओपन किया कुछ 10 लाइंस की क्वेरी लिखी आपने, और आपने एक बार क्लोज कर दिया ना, तो आपने जो पूरी क्वेरी लिखी थी वो चली जाएगी, क्योंकि सेशन स्पेसिफिक टूल होता है। इसको समझो। ये जो होता है ना सेशन स्पेसिफिक होता है। मीन्स मानो मैंने कहाँ पे क्रिएट किया था, ओपन करता हूँ एग्जाम्पल। टीएक्सटी फाइल कहाँ पे होते हैं सर? टीएक्सटी फाइल कहाँ से होते हाँ मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड। वो सर डायरेक्ट एसक्यूएल के नाम से फाइल सेव होती है, डॉट एसक्यूएल करके। क्या हो गया? डॉट एसक्यूएल करके फाइल सेव होती है ना सर वो? हाँ तो उसको डॉट टीएक्सटी करके सेव किया करो, वो टेक्स्ट फाइल हो जाएगी आपकी सेव, ठीक है। अभी देखो जैसे एचआर यूजर में मैंने क्वेरीज लिखी थी, राइट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो ये चला गया। क्योंकि एसक्यूएल डेवलपर में जो हम लिखते हैं यहाँ पे जो भी क्वेरीज लिखते हैं ना, ये एक सेशन है, एक एचआर नाम का सेशन है। अभी जैसे मैंने इस पे, अगर मैं इसको दूसरा सेशन ओपन कर लूं एग्जांपल, ठीक है, ये दूसरा सेशन हो गया, तो एचआर का ही मैंने सेशन ओपन कर लिया, ठीक है। आप डुप्लीकेट सेशन ओपन कर सकते हो यहाँ से। तो क्या होता है कि ये सारी क्वेरी सेशन स्पेसिफिक होती है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और ये सेशन बंद कर दिया, या मैंने एसक्यूएल डेवलपर क्लोज कर दिया, और जब मैं नेक्स्ट टाइम ओपन करूंगा ना, तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। ये सेशन का एक आईडी होता है, सेशन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जो भी लिखा होता है वो चला जाता है सेशन के साथ। हाँ अगर मैंने ऐसे एसक्यूएल डेवलपर छोड़ दिया, ओके, और भले 3 घंटे 5 घंटे 10 घंटे के लिए छोड़ दिया और वो कनेक्ट है, तो आपकी क्वेरी एज इट इज रहेगी। और जब भी आपको सेव करना है, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन होता है आपको, ठीक है। यहाँ से सेव ऑल और सेव ऑप्शन होता है, वहां से भी कर सकते हो आप, आपको जो भी क्वेरी सेव करनी है। तो क्वेरीज कभी भी सेव नहीं होती टेबल्स में, ठीक है। ओके चलो, सर। अभी आज एक बड़ा इशू था, लेकिन आपके दिमाग में नहीं जाएगा तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। सैटरडे संडे जब भी टाइम रहेगा, तो मैं सोचूंगा कि आपको किस लैंग्वेज में बता सकता हूँ, तो उस हिसाब से हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक इशू फेस किया हमने, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स इशू था, ठीक है। हमें ही समझने में 2 घंटे लग गए, 2 ढाई घंटे। तो माइट भी मैं आपको थोड़ी इजी लैंग्वेज में संडे वगैरह समझा पाऊँ, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा सब क्वेरी, ठीक है, हम पढ़ने वाले सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी, ठीक है। तो सब क्वेरी, क्वेरी तो हमने अंडरस्टैंड किया कि कोई क्वेरी मीन्स हम क्या लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। देखो ये क्या हो गया, हमारा सिंगल क्वेरी हो गया, सिंगल लाइन मीन्स हमने सिंगल लाइन में लिख दिया। तो सब क्वेरी मीन्स क्या होता है कि हम जब एक क्वेरी को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, ठीक है, सब का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी मेन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, उसको क्लस्टर करना, उसको बोलते हैं हम सब। तो वैसे ही सब क्वेरी मीन्स क्या होता है कि क्वेरी विद इन अ क्वेरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सब क्वेरी। मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि क्वेरी विद इन अ क्वेरी और क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी, इसको हम सब क्वेरी बोलते हैं। जैसे एक बाहर एक क्वेरी लिखी हमने यहाँ पे, और उसके अंदर एक क्वेरी लिखी, ठीक है। तो क्यों सब क्वेरी क्यों लिखते हैं हम लोग, कि जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे टेबल, जैसे मान लो कि यहाँ पे ईएमपी टेबल है, और हमें कुछ डिपार्टमेंट टेबल से डेटा फेच करना है, तो क्या होगा कि पहले हमारा इनर क्वेरी का रिजल्ट आएगा। जैसे एग्जांपल, ये ईएमपी को हम बोलेंगे आउटर क्वेरी, आउटर क्वेरी टेबल ऐसे मान लो, और डीईपीटी को हम बोलेंगे इनर क्वेरी, इनर क्वेरी टेबल,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि एमपी जस्ट एक एग्जांपल की है, और यहाँ पे लिखा इन ब्रैकेट डीईपीटी। तो ये जो डीईपीटी है ना, ये इनर क्वेरी हो गया आपका। मैं से क्वेरी नहीं लिखी मैंने, जस्ट टेबल नेम दे दिया। और ये जो बाहर ईएमपी है ना, वो आउटर क्वेरी हो गया आपका। तो क्या होता है कि सब क्वेरी डिपेंड होती है, डिपेंडेंट ऑन इनर क्वेरीज रिजल्ट। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा इनर क्वेरी का, वो वो रिजल्ट लेके वो अप्लाई होती है आउटर क्वेरी पे। एग्जाम्पल मान लो कि आपने ऐसा कुछ क्वेरी लिखा, इनर क्वेरी आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर रहा है 1 to 1 डैश डैश 10, कुछ ऐसे n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो आउटर क्वेरी वो रिजल्ट को रेफर करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल अभी इसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ आपको पहले। ठीक है, जाओ इधर कॉल करेंगे इधर। हाँ, इसका डॉक्यूमेंट भी बनाया था मैंने, 1 मिनट में आपको शेयर करता हूँ। हम टेबल क्रिएट करेंगे, साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। आप लोग देखना आपको इसका एक्सेस है क्या, मैं देता हूँ। सब लोग एक्सेस करो डॉक्यूमेंट, मुझे बताओ आपको एक्सेस है क्या। मैंने लिखा है कि सब क्वेरी क्या होता है, ठीक है, उसका सिंटैक्स वगैरह। तो देखो, सब क्वेरी जो कर सकता है ना, वो रिजल्ट हम ज्वाइन से भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन में भी हम क्या करते थे कि कॉमन रिकॉर्ड्स पेज करते थे, बट डिपेंड, वो कंडीशनल बेसिस पे हमें कब ज्वाइन कब कब यूज करना है, और जब कब हमें सब क्वेरी यूज करना है। तो देखो, ज्वाइंस हम किस केस में यूज करते हैं, मोस्टली जहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं होता, कंस्ट्रेंट सेट नहीं, जैसे प्राइमरी की फॉरेन की। ठीक है, इस केस में ज्वाइन पास काम करेगा। लेकिन जहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट आपका सेट है, तो इस केस में आप क्या करोगे, सब क्वेरी या को रिलेटेड सब क्वेरी आप यूज करते हो, जिसमें आपका कंस्ट्रेंट सेट है। ठीक है, तो इस केस में आप यूज करते हो सब क्वेरी। ये इंटरव्यू में आपको अगर पूछ लिया तो आप बता पाओ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री पर आप ये कर पा रहे हो उसको एक्सेस, इस देख पा रहे हो लोगों ने एक्सेस किया है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, सब क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन अ क्वेरी और विद इन अनदर क्वेरी एम्बेडेड विद इन अ वेयर क्लॉज। तो कैसे इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक इनर क्वेरी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, सिलेक्ट लिस्ट फ्रॉम टेबल। इस वाले जो मैंने रेड स्क्वायर ब्रैकेट में किया है ना, इसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी। ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, इस इनर क्वेरी का जो भी रिजल्ट आएगा, वो हम आउटर क्वेरी को पास करेंगे। ठीक है, तो इट इज यूज टू रिटर्न डेटा दैट विल यूज्ड इन टू द मेन क्वेरी। तो ये जो रिजल्ट आएगा, इसका जो जो भी डेटा आएगा, हम मेन क्वेरी को यूज करेंगे। इनर क्वेरी इज डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंस मीन्स सॉरी, इनर क्वेरी इज इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, सब क्वेरी में इनर क्वेरी ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है, और इसके रिजल्ट के बेसिस पे ही आउटर क्वेरी अपना रिजल्ट फॉर्म करती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने, मीन्स इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटर क्वेरी। इनर क्वेरी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आउटर क्वेरी। ठीक है, so the inner query execute first before its parent query। तो inner means उसका चाइल्ड क्वेरी हो गया, राइट। तो ये चाइल्ड क्वेरी या इनर क्वेरी सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट पास करती है आउटर क्वेरी को। ठीक है, किसी को डाउट है ये समझने में, ये जस्ट सिंटैक्स ने दूसरे तरीके से भी लिखा है। तो देखो, यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी कॉलम मुझे लेने हैं कॉलम। ठीक है, फ्रॉम
टेबल नेम, ये आपका इनर पार्ट होगा, इनर क्वेरी हो गई, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा हम आउटर क्वेरी को पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टेबल वगैरह दिया है, आप लोग क्रिएट करो, डेटा इंसर्ट करो, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं साइड बाय साइड। बताना आप लोगों ने डेटा इंसर्ट कर लिया तो। गाइस कर रहे हो? 2 टेबल्स में हमें डेटा इंसर्ट करना है। दो टेबल्स क्रिएट करने, ईएमपी और डीईपीटी। हुआ तो बताना मुझे। गाइस इंसर्ट किया डेटा? यस। दो टेबल है, हम पहले उसको एक्सेल में समझते हैं, फिर तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एम्प्लॉय टेबल लिया है, एक डीपीटी टेबल लिया है। तो एमपी टेबल में 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, ईआईडी, नेम और एड्रेस। ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल में भी वैसा ही, डीआईडी मीन्स डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और एम्प्लॉय आईडी, ऐसे 3 कॉलम्स लिए। ठीक है, तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि आपको ये समझ आया कि सब क्वेरी क्या होता है, कि क्वेरी विद इन ए क्वेरी। ठीक है, तो अ, तो सब क्वेरी में सबसे पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है, इनर क्वेरी का जो भी रिजल्ट आता है वो आउटर क्वेरी को पास होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे रिजल्ट पॉपुलेट करता है। ठीक है, अभी सब क्वेरी में 2 टाइप्स की क्वेरी होती है, 2 टाइप्स होते हैं सब क्वेरी के। उसको एक पहले को बोलते हैं सिंगल रो सब क्वेरी और स्केलर सब क्वेरी। ये बेसिकली इक्वल्स टू पे काम करता है। इक्वल्स टू मीन्स इसको इनर क्वेरी इनर क्वेरी ने सिर्फ एक ही रो रिटर्न करना चाहिए। ठीक है, अगर इनर क्वेरी सिर्फ एक ही रो रिटर्न करेगी तो इस केस में स्केलर और सब क्वेरी अचीव होगा। ठीक है, अगर उसने एक से ज्यादा रिकॉर्ड पॉपुलेट कर दी है इनर क्वेरी ने, तो क्या होगा, ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, उस वाले केस में हमें क्या करना है, मल्टी रोज सब क्वेरी। तो मल्टी रोज इक्वल्स टू में हम क्या करते हैं, जहां पे भी हम लिखते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर
नेम इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू में से मान लो मैंने दीपक दिया, तो क्या यहाँ पे मैं कॉमा करके मल्टीपल नेम्स दे सकता हूँ क्या? नो पॉसिबल सर, ठीक है। तो इस वाले नो। केस में ये क्या हो गया, इक्वल्स टू का ये जो ड्रॉबैक हमें ओवरकम करना है, तो वो मल्टी लाइन सब करेगा। तो इसकी जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इन ऑपरेटर यूज करके मल्टीपल नेम्स पेज कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह इन यूज करेंगे, तो वो कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, मान लो अभी हमारे पास ऐसे कंसिडर करो कि दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, सॉरी, ईएमपी टेबल का एम ई आईडी और डिपार्टमेंट टेबल का ई आईडी, ये कॉमन फील्ड है राइट, दोनों में से कॉमन कॉलम है। एक मिनट है गाइस। ठीक है, अगर मैं इसमें ज्वाइंस भी लगाओ, एग्जांपल अभी सब क्वेरी भूल जाओ, अगर मैंने इनर ज्वाइन लगाया, ठीक है, तो कितने रिजल्ट में क्या दे देगा ये, कोई बताएगा मुझे? कितने कॉलम्स, कितने रिकॉर्ड्स कॉमन रहेंगे? 1 2 3 4 राइट। अगर मैं इनर 1 ज्वाइन 2 3 4 इनर। एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे लगाऊं, तो यहाँ पे 4 1 रिकॉर्ड्स 2 3 4 4। राइट। तो हमें रिकॉर्ड्स कितने मिल रहे हैं? 4 रिकॉर्ड इनर जॉइन के थ्रू। ठीक है, लेकिन हम अभी अगर मान लो हम स्केलर सब क्वेरी देख रहे हैं, स्केलर, तो स्केलर किस फॉर्म में, स्केलर सब क्वेरी या सिंगल लाइन सब क्वेरी? देखो आपने जब मैथ पढ़ा इंजीनियरिंग में, तो आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है ना, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्या होता है? स्केलर को यस हम सर। क्या बोलते थे, सिंगल राइट, राइट। यस। और वेक्टर को मल्टीपल। मल्टीपल और राइट, मल्टीपल वैल्यू जब आती थी उसको हम वेक्टर पर बोलते थे। ठीक है, अब स्केलर में अगर 4 वैल्यू आए, 4 वैल्यू रिट्रीव होंगी इनर क्वेरी से, तो वो रिजल्ट ट्रू होगा क्या? क्या फॉल्स सर? होगा राइट, फॉल्स होगा ना। यस। उसका क्या कंडीशन है कि स्केलर में ओनली सिंगल वैल्यू 1 होना। रिकॉर्ड, सिंगल वैल्यू ओनली। राइट। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा, एग्जाम्पल सिलेक्ट, मुझे एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम डीईपीटी, राइट, ये टेबल में मेरा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ई आई डी इक्वल्स टू, ठीक है, अभी ये समझते पहले, ये क्वेरी मैं रन करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, इसका रिजल्ट क्या आया, ई आई डी, इसका रिजल्ट आया आपका ईमेल क्वेरी का ई आई डी क्या आया आपका 1 2 1 2 3 4। 3 एंड 4, राइट। ये आपका रिजल्ट आया इनर क्वेरी का। ठीक है, इतने की अगर हम बात करें तो ये वाली लाइन की। ठीक है, अगर मैं ये रन करूं एम्प्लॉय आईडी, एरर आएगा। ठीक है, ये रन करूं, एक मिनट सुनो, एरर आएंगे। ये अगर रन करूं तो इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है 1 2 7, मीन्स आपका यस। एम्प्लॉय आईडी जो है 5 6 7, राइट। तो इस वाली क्वेरी को मैंने ऐसे लिखा कि सिलेक्ट ई आई डी फ्रॉम डीईपीटी, इसका मीनिंग ये होगा क्या 1 2 3 4, मीन्स एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर करो कि ये वाला क्वेरी और इनर क्वेरी का रिजल्ट क्या आया 1 2 1 2 3 3 4। 4, राइट, यही होगा। तो इस यस वाले सर। केस में एम्प्लॉय आईडी में 1 2 3 4 ये इक्वल्स टू में इतना 4 वैल्यू एक्सेस करेगा क्या? नो सर। हम्म? तो नो। अगर मैं ये रन करूं, एरर आएगा। ठीक है, इसमें आया कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड, हमने गलत ही दिया। ठीक है, बेसिकली
इसका मीनिंग, ये ऊपर वाली क्वेरी का मीनिंग यही होगा कि सिलेक्ट ईआईडी फ्रॉम डीईपीटी। तो उसने 4 वैल्यू एक्सेस किया, राइट। यहाँ पे हमने नीचे रन करके देखा कहाँ पे गया। इसका रिजल्ट क्या है, 4 वैल्यूज, ठीक है। इसमें दे दी हमें 4 वैल्यूज। अभी ये 4, ये जो इनर क्वेरी का रिजल्ट आया है, तो इसमें ये आइडिया है 1 2 3 4। और अभी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ईआईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4। थोड़ा अभी इससे मैंने क्या किया, ऊपर की क्वेरी का मीनिंग क्या हो गया कि ये देखो यहाँ तक सब सही है, ठीक है, कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ईआईडी इक्वल्स टू। तो ये वाली क्वेरी ने रिजल्ट शो कर दिया 1 2 3 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा ईआईडी इक्वल्स टू 1 2 3 4। और इस केस में ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। इक्वल्स टू में हम क्या दे पाएंगे, कोई भी सिंगल कंडीशन। मान लो यहाँ पे ईआईडी इक्वल्स टू 1 तो रिजल्ट दे देता, या ईआईडी इक्वल्स टू 2 तो उस केस में वो रिजल्ट दे देता। लेकिन हम इक्वल्स टू में 4 वैल्यू पास करने का ट्राई कर रहे हैं, ये गलत हो गया। अगर मैं ये क्वेरी रन करूं, यहाँ पे ये कमेंट है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक। अगर मैं ये क्वेरी रन करूं, तो यहाँ पे देखो एरर देखो, सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो। तो इसने क्या बोला कि सब क्वेरी, ये जो अंदर वाली क्वेरी है ना, इनर क्वेरी, उसको सब क्वेरी बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, मोर देन 1 रो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसने और भी बहुत कुछ लिख दिया कि cause the outer query must use one of the keyword any, all, in, not in to specify used value to compare because single query return more than 1 रो। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया। तो उसने बताया हमें कि एक्शन क्या लेना है, कि इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू आप क्या यूज कर सकते हो, एनी ऑपरेटर, ऑल ऑपरेटर, इन ऑपरेटर या नॉट इन ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे इन यूज कर लू इंस्टेड ऑफ, उसको रहने देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं इंस्टेड ऑफ इन यूज कर लू, तो इसका मीनिंग ये हो गया, ये पूरी क्वेरी, ठीक है, और इन, और जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये ब्रैकेट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसने क्या रिजल्ट अचीव किया था, 1 2 3 4। 1 2 3 4। और मैं रन करूँ तो ये सही चल रहा है। इसका मीनिंग यही हुआ था ना, राइट। यस सर। तो ये ऊपर ये जो क्वेरी मैंने लिखी है, लाइन नंबर 14 पे जो क्वेरी मैंने लिखी है, ये सेम क्वेरी में से ऊपर की क्वेरी हो गई जो लाइन नंबर 11 और 12 पे लिखी है मैंने। तो बेसिकली क्या कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट टेबल से फेच कर रहे हैं जितना भी रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में क्या आया, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं चेंज किया, इवन ब्रैकेट भी वैसा ही रखा। जो रिजल्ट हमारा फेच हुआ था ना यहाँ पे, सिर्फ वो रिजल्ट को मैंने, ये जो रिजल्ट फेच हुआ था मेरा, सिर्फ वो रिजल्ट को मैंने ब्रैकेट में पास कर दिया। क्वेरी भी बिल्कुल सेम रखी, ऊपर की सेम क्वेरी लिखी, जो इस सिलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट आया अंदर की सब क्वेरी का, वो मैंने पास कर दिया। सिंपल इतना ही किया, ठीक है। तो इसमें इसने एक्सेस कर लिया, क्यों, क्योंकि इन ऑपरेटर हमें कितने वैल्यू अलो करता है, मैक्स वैल्यू, आई थिंक सर 999 था कुछ तो भी। 99 999। अरे 999 लेस देन 1000, ऐसे ध्यान में लेस देन रखो, 999 हाँ। 999, लेस ठीक देन है। 1000। अभी ऊपर वाली क्वेरी को जाते हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया, इसने एरर दे दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ कोई एक वैल्यू दे देता, डीपीटी में, यहाँ पे अगर मैं कुछ और कंडीशन दे देता, एग्जाम्पल, जैसे मैंने कुछ भी वेयर क्लॉज लिख दिया, वेयर डी नेम डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू आईटी,
एग्जाम्पल ऐसे दे दिया मैंने, ठीक है। इतनी क्वेरी अगर मैं रन करूँ, देखो आप इतना पार्ट सिलेक्ट करके भी रन कर सकते हो, यहाँ पे पकड़ो और रन करो। तो इसने क्या दे दिया, एम्प्लॉय आईडी 2, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 2 आया, तो अगर मैं इसका रिजल्ट क्या हुआ फिर, इसका मीनिंग क्या बनता 2 है, इक्वल टू 2। इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए हमको, 2B और पुणे। तो ईएमपी टेबल से हम पेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अगर ये क्वेरी रन किया तो मुझे सेम रिजल्ट आना चाहिए, 2B पुणे। मीन्स ऊपर की क्वेरी का मीनिंग यही हो गया ना, कि जो मैंने नीचे लिखा, राइट। किसी को समझने में इश्यू आ रहा है गाइस? सर ये इनर क्वेरी है ना, हाँ उसका थोड़ा फिर से समझाए ना, रिजल्ट और आउटर क्वेरी में रेफरेंस। ठीक है। सब क्वेरी सबसे पहले अंडरस्टैंड करो। सब क्वेरी में 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है आउटर पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है इनर पार्ट, ओके। अभी जो हमने ये सब क्वेरी लिखा, एग्जांपल इसका ही लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो जो ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ ना, ब्रैकेट में, इसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी, इसको हम बोलते हैं इनर क्वेरी। और जो ब्रैकेट के बाहर जो क्वेरी होती है उसको हम बोलते हैं आउटर क्वेरी, ठीक है। उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है सब क्वेरी का, फर्स्ट इनर Inner क्वेरी query. एग्जीक्यूट करता है, इनर क्वेरी, based on that result, and it pass the Yes, result reference, to outer query, outer query. राइट। तो ये करता है। अभी एग्जांपल, अभी इसमें समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया कि इनर क्वेरी का ये रिजल्ट क्या आया, 2, राइट। तो इनर क्वेरी का रिजल्ट यहाँ पे आया 2, तो ये 2 उसने लिया, और ये 2 किसको पास किया, आउटर क्वेरी को, ठीक है। तो अभी ऐसे लिखते, सबसे पहले जो रिजल्ट आया ना वो लिख लेते, ये जो रिजल्ट आया, इस पूरे का मीनिंग ये हो गया 2, इस पूरे का मीनिंग क्या हो गया 2, राइट। और ये वाला जो है पार्ट, ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये मैंने रन किया, राइट। तो समझा ना आपको कि इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट हुआ, तो उसने क्या फेच किया, अंदर से 2 फेच किया, ठीक है। तो कंडीशन, अगर मैं ये टेबल रन करूं, हमने कंडीशन दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीपीटी, एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये दिया मैंने। और मैंने यहाँ पे कंडीशन में क्या दिया कि जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी, अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी स्टार में सब आ गए, तो मैंने यहाँ पे इसको फिल्टर किया कि वेयर डिपार्टमेंट, वेयर क्लॉज डाला, और डी नेम इक्वल्स टू HR, तो कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए आईटी का, हमारे, डिपार्टमेंट आईटी जो है आईडी उसका आईडी ले लो, आईडी इनर पे समझो, ये मान लो इतना लिया, तो कितने, एक ही रिकॉर्ड आएगा, राइट। एक ही रिकॉर्ड। तो ये रिकॉर्ड है, बट हमने क्या किया, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी पेज किया, तो यहाँ पे क्या किया, इंस्टेड ऑफ स्टार एम्प्लॉय आईडी, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 ही रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, राइट। तो इस बेसिस पे ये काम करता है। कोई इशू, आंसर, हेलो, हेलो हाँ किसने सर, मैं पूछा था? सागर। अभी, हाँ सॉरी। तो कोई इशू इसमें समझने में? नो नो सर। अभी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, आप जो भी वेयर क्लॉज में लिखते हो, वेयर क्लॉज में जो भी देते हो, वो सेम चीज आपको सिलेक्ट में यूज करनी होती है, राइट।
क्योंकि आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहे हो, इधर एम्प्लॉय आईडी, और फिर वो एम्प्लॉय आईडी इधर पास होना चाहिए। यहाँ पे आप सैलरी लेके यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी नहीं दे सकते, तो यहाँ से रिट्रीव क्या कर रहे हैं हम, भले आपने कंडीशन कुछ भी डाला हो अंदर, बट यहाँ पे आप सिलेक्ट क्या कर रहे हो इनर क्वेरी में, तो एम्प्लॉय आईडी, और वही एम्प्लॉय आईडी हम वेयर क्लॉज में पास कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आउटर क्वेरी का जो वेयर क्लॉज होता है वो इनर क्वेरी का वो सिलेक्ट में आता है। कुछ इशू अभी किसी को कंफ्यूजन नो है क्या? सर। No, sir. सर क्लियर राइट। तो देखो ये चीज ध्यान रखो, अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि ऐसा एरर आया, सिंगल रो सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन रो, ऐसा एरर देखा आपने, तो आपने ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी इनर क्वेरी है ये एक से ज्यादा रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहा है, ठीक है। और इक्वल्स टू ऑपरेटर में कभी भी एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स हम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऑप्शंस क्या है उसने बताया, हमें एक्शन क्या लेना है। हम एनी कीवर्ड यूज कर सकते हैं, ऑल कर सकते हैं, इन कर सकते हैं, नॉट इन कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन करके देखा, ठीक है। इन में उसने रिजल्ट दे दिया। अगर मैं यहाँ पे नॉट इन करूं तो आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आएगा नॉट इन का? ये आपके सामने टेबल है, जो इसमें मौजूद नहीं है सर, जो ABCD 1 2 5 6 7, ये वाला राइट। यस 5 6 7। ठीक है, तो ये शो कर देगा। आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टार दे सकते हो, या आपको आपको कॉलम नेम देना है वो वैसे भी आप दे सकते हो, सिर्फ आपको सिर्फ नेम लेना है एग्जांपल, तो या ये आईडी लेना है आप, तो आप वैसा दे सकते हो। सॉरी, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, इसमें एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, मतलब एक ही डेटा, इसलिए हम सब क्वेरी में उसको मतलब वैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये नहीं है इसका। आंसर आपका आवाज नहीं ठीक से आ रहा है मुझे, एक बार रिपीट करो। आ रहा है सर अभी? हाँ, मुझे ये समझ आया कि एम्प्लॉय आईडी में एम्प्लॉय दोनों टेबल में एम्प्लॉय आईडी कॉमन है। हाँ, कॉमन उसके है। आगे हाँ, तो अगर एम्प्लॉय आईडी यूनिक है तो उस हिसाब से हम उसका डेटा रिट्रीव कर देंगे अभी, राइट ना सर? तो उसके अच्छा, हिसाब से क्योंकि वो आप, हाँ, क्योंकि ई आईडी आप सिलेक्ट ई आईडी फ्रॉम ईएमपी लिख रहे हो, और वो वेयर नॉट इन मतलब जो भी स्टेटमेंट है, और सिलेक्ट सब क्वेरी का डिपार्टमेंट दे रहे हैं हम, फ्रॉम डिपार्टमेंट, दो हाँ टेबल यूज देखो कर रहे आप, हैं ना वहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे नेम है, ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम है, हाँ, ये दोनों मैचिंग नहीं है, राइट। एड्रेस फील्ड ये टेबल में नहीं है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी ये भी मैचिंग नहीं है, नहीं, तो एक एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। तो ये हम दोनों तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। हम ज्वाइंस भी यूज कर सकते हैं इस केस में ना, ज्वाइंस पे भी रिजल्ट अच्छा, फेच कर या सकते हैं, हाँ हाँ, राइट। यस सब तो क्वेरी, यस। अभी मैंने इन जब दिया, इन का मतलब होता है, इन जब दिया तो इनर क्वेरी में रिजल्ट क्या आया, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो रिजल्ट में 1 2 3 4 शो कर देगा, ठीक है। क्योंकि जो इनर क्वेरी रिजल्ट दे रहा है हमारा वो 1 2 3 4 है, ठीक है। और हमें वो क्या करना है कि मान लो यहाँ पे 1 1 2 3 4 आया, ये क्या आया हमारा इनर क्वेरी का रिजल्ट, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 आया, और ये रिजल्ट हम आउटर क्वेरी में क्या लिख रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP where EID equals to or EID in, select star from EMP where EID in, तो इनमें क्या होगा हमारा 1 2 3 एंड 4, राइट। तो हम इस टेबल का रेफरेंस लेके डिपार्टमेंट टेबल से हम एम्प्लॉय आईडी रिट्रीव कर रहे हैं, बट हम डिस्प्ले कर रहे डेटा एम्प्लॉय टेबल का, तो 1 2 3 4 इतना जो डेटा रहेगा वो इन कंडीशन में आया, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, मीन्स
एम्प्लॉय टेबल का ये रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिपार्टमेंट में अवेलेबल है। बट अगर मैं नॉट इन लगा दूं, इन में तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं नॉट इन लगाऊं तो उसके अपोजिट काम करेगा, राइट। तो क्या काम करेगा, 5 6 7 जो ये रिकॉर्ड्स ईएमपी टेबल डीईपीटी टेबल में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। किसी को कुछ इश्यू है, कोई डाउट? No, sir. ओके। नो सर, नो डाउट। अभी दूसरा ऑपरेटर आता है, इसमें क्या था, इन फिर एन, ओके। दूसरा आता है एनी, ठीक है। तो एनी ऑपरेटर क्या करता है, कार से चाबी बेटा बोल देता हूँ। एनी ऑपरेटर क्या करता है कि मान लो कि आपकी 5 वैल्यूज रिटर्न हो रही है, ठीक है। जो आउटर टेबल में आपके पास 5 वैल्यूज है, और इनर टेबल से सिर्फ 2 वैल्यूज रिट्रीव हुई। तो मान लो 5 वैल्यूज आपकी कौन सी है, 5 आउटर टेबल की। जैसे मान लो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इनर टेबल में आपके 1 फिर 3 फिर 6 फिर 7 फिर 9, ठीक है। तो एनी ऑपरेटर क्या करता है, एनी मीन्स इन 5 में से जो भी वैल्यू, एनी वैल्यू प्रेजेंट, वो रिट्रीव करके दे दे। तो क्या होगा इनर क्वेरी में, इनर क्वेरी आपका क्या लेके आएगी, 1 रिजल्ट तो ये पूरा लेके आएगी, राइट। बट मैच क्या करेगी कि किस कौन कौन सा मैचिंग रहेगा, 1 फिर 3, ठीक है। एक चीज अंडरस्टैंड करो कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले सेम जो ज्वाइंस में काम करता ना, वही एम्प्लॉय टेबल का। अगर मान लो कि मैं वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय आईडी पास कर रहा हूँ, ई आईडी, तो ये क्या करता है, ये ई आईडी, ये 1 सारे रिकॉर्ड्स को उस स्पेसिफिक कॉलम के सारे रिकॉर्ड से मैच करता है। 1 इक्वल्स टू 1 है क्या, यस, तो ये ट्रू हो गया, ये फेच कर लेगा। फिर सेम वही 1 रहेगा, दूसरे कॉलम से कंपेयर कर लेगा। 2 एम्प्लॉय आईडी 2 है, यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 1 है क्या, नहीं, फॉल्स, ये उठाएगा नहीं। फिर 3 को 1 से कंपेयर करेगा, हम सिर्फ यही वाला रो कंपेयर कर रहे हैं अभी, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पे 1 है क्या, नहीं, तो फॉल्स, इधर भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अभी अभी ये चेक करेगा 2 के साथ कंपेयर करेगा, हाँ 2 है क्या, यहाँ पे देखेगा वो 2 इक्वल्स टू 1 हो रहा है, ये कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स। ठीक है। अभी यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 2 है क्या, तो देखो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा अभी, ट्रू, क्योंकि हम ये 2 को उठा रहे हैं, इसके साथ कंपेयर करेंगे। फिर 2 फिर इसके साथ कंपेयर करेगा, फिर इस वाले रो के साथ। तो इसका प्रोसेसिंग क्या होता है, 1 रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड टेबल, और आप बोल लो कि आउटर टेबल, वो आउटर टेबल का जो भी रिकॉर्ड्स होता है वो इनर टेबल के हर एक रिकॉर्ड से कंपेयर करता है। फिर 1 इसको सबसे कंपेयर करेगा, जहाँ पे ट्रू होगा वो आप उससे फेच करके लाएगा। फिर 2 उठाएगा, 2 कंपेयर करेगा सबसे, फिर 3 लेगा, जहाँ पे ये मैचिंग होगा वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सिंपल। वैसे वो काम करते हैं, उस हिसाब से डेटा रिट्रीव करके लाता है, ठीक है। तो एनी कंडीशन में क्या होता है कि मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट में डाला, इतने वैल्यूज मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 आउटर क्वेरी में, लेकिन इनर क्वेरी में मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 ही है। तो क्या हो गया, उसको 4 वैल्यू तो मिल गई ना, तो 4 वैल्यू उठा लेगा। तो ये नहीं का मतलब एनी वैल्यू, उसको 0 से लेके मीन्स 0 भी हो सकता है और एन नंबर ऑफ वैल्यू हो सकती है एनी में, ठीक है। तो एग्जांपल हम देखते हैं कि
एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, सिलेक्ट एमपी। एग्जाम्पल ऐसा लिया मैंने कि मुझे एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम डीईपीटी। ओके, वेयर कंडीशन कुछ दे देता हूँ मैं, डिपार्टमेंट नेम इन एचआर ले लिया मैंने, फिर आईटी ले लिया, फिर कॉमा करके मार्केटिंग ले लिया। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, तो देखो ये कितना रिजल्ट रिट्रीव कर रहा है, 1 2 3। ठीक है, अभी एचआर के लिए एम्प्लॉय आईडी, अभी मैंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किया सिर्फ फ्रॉम टेबल वेयर डिपार्टमेंट नेम इन, इनमें मैंने क्या किया, 3 डिपार्टमेंट के नाम पास कर दिए, एचआर आईटी और मार्केटिंग। तो एचआर का एम्प्लॉय आईडी हमें क्या करना है, फेच करना है इन डिपार्टमेंट्स का एम्प्लॉय आईडी। एचआर का 1 हो गया, आईटी का 2 और मार्केटिंग का 3। ठीक है, अभी जैसे मैं बाहर लिखता था कि सिलेक्ट स्टार, मुझे एम्प्लॉय टेबल से सब कुछ दिखा दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अभी रिजल्ट में उसने दे दिया 1 2 3। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वेयर क्लॉज में, EID. राइट। तो यहाँ पे मुझे ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये समझो ये ब्रैकेट इस वाले का है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो जब भी मैं इनर क्वेरी लिखता हूँ तो उसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देना पड़ता है। तो वेयर क्वेरी में मैंने दे दिया यहाँ पे एनी मीन्स ईएमपी, सॉरी क्या है उसका, ईआईडी, राइट। ईआईडी दे के EID यहाँ पे लिख दूंगा ईआईडी इक्वल्स टू एनी। ठीक है, इसका लिखने का सिंटैक्स, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एनी मीन्स इसमें से जो भी मिलेगा 1 2 3। तो यहाँ पे तो ईएमपी टेबल में तो हमारे पास रिकॉर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहाँ से रिट्रीव कितना हो रहा है इससे, सॉरी यार, 1 2 3 1 2 3। तो क्या होगा, 1 2 3 का रिजल्ट शो करना चाहिए उसमें, ये 1 2 3 इनर क्वेरी से आ रहा है। क्या, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा क्या रिजल्ट शो करेगा ये? अभी मैंने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल से स्टार किया, स्टार मीन्स एवरीथिंग, वेयर एम्प्लॉय आईडी, अभी फिलहाल के लिए ये नहीं भूल जाओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन देता, ठीक है, तो भी वो वही रिजल्ट डिस्प्ले करता है, लेकिन एनी ऑपरेटर हम मोस्टली यूज नहीं करते, लेकिन एनी ऑपरेटर कैसा है, 0 और इंफिनिटी मैचिंग के लिए हम यूज करते हैं, जितने भी मैचिंग्स उसको मिल जाए उसके लिए यूज करते हैं। ये मोस्टली आउटडेटेड है एनी ऑपरेटर, बट हम ये एनी मोस्टली यूज करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिखने का तरीका वही, वेयर क्लॉज में आप जो भी कॉलम दे रहे हो वो कॉलम आपको सिलेक्ट में होना चाहिए, और इक्वल्स टू करके आप एनी लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे इन लिखना होता तो आप सीधा यहाँ पे इसकी जगह इन लिख देते। ठीक है, बट एनी में ऐसा नहीं होता, एनी में इक्वल्स टू एनी, इसका सिंटैक्स ही ऐसा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए होंगे मैंने नोट्स में। ठीक है, ये मैं आप लोग उसको कर लोगे, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ उस पर। और कुछ नहीं इसमें, सब स्केलर हो गया, मल्टीलाइन हो गया। ठीक है, और एक वाला था सर, हाँ एक सेकंड ना, ओके। हाँ देखो अभी ना मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करने हैं, जैसे इस टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स है। ठीक है, जैसे मान लो एम्प्लॉय आईडी, तो ये जो एम्प्लॉय आईडी है, इस 1 2 3 4, ठीक है, उससे
ग्रेटर एम्प्लॉय आईडी कहाँ पे है, मीन्स उसके एज कम्पेयर टू दिस टेबल। तो अभी मुझे डिपार्टमेंट टेबल में से जो से कंपेयर करना है, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 है, वो एम्प्लॉय टेबल से 1 2 3 4 तो है, लेकिन इस कॉलम इस एम्प्लॉय आईडी से वैल्यू में जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, मीन्स क्या बोल सकते हैं, वेटेज ज्यादा है, जैसे क्या होगा 5 6 7, ऐसे फाइंड करना है। कभी कभी इस टाइप की जरूरत पड़ जाती है। अभी एक टेबल में होता तो पॉसिबल है, हम सीधा लेस देन ग्रेटर देन लगा के कर लेते, लेकिन जब दूसरे टेबल से निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप लोग बताओ, क्वेरी समझ गया ना आपको क्वेश्चन? देखो सिंपल है, ये जो एम्प्लॉय आईडी है इस टेबल के, ठीक है, इससे मुझे ग्रेटर एम्प्लॉय आईडी इस टेबल से ढूंढनी है, एम्प्लॉय टेबल से। तो सेम एम्प्लॉय आईडी तो 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, ठीक है। 1 से बड़ा क्या है, 2 है, 2 हमें रिजल्ट सेट में चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 इक्वल्स टू 2 फॉल्स हो जाएगा। बेसिकली ये एम्प्लॉय आईडी छोड़ के इससे जो भी वेटेज में बड़े एम्प्लॉय आईडी वो मुझे ढूंढने हैं, तो कैसे ढूंढोगे? ये आया ना आपका रिजल्ट, ये आईडी 1 2 3 4, ठीक है। अभी मुझे वो दूसरा ये आईडी 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी एम्प्लॉय आईडी ढूंढना है, जो कि 4 से Not in. एम्प्लॉय आईडी Not in. नॉट इन। बड़ा। अभी ये नॉट इन की कंडीशन में आपने मैच कर लिया, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता कि ठीक है, मान लो अभी मैं उसको सिनेरियो आपका चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो अभी ऐड कर देता हूँ, RND, और यहाँ पे दे दिया हमने 10, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या था, आप लोग समझो। मुझे कंपैरिजन करना है बेसिकली कि इससे डिपार्टमेंट टेबल से ऐसे एम्प्लॉय आईडी निकाल, ऐसे एम्प्लॉय आईडी ढूंढो और वो कंपेयर करो एम्प्लॉय टेबल से। सर इनर क्वेरी में हम मैक्स लगा सकते हैं क्या? क्या इनर क्वेरी में मैक्स लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, वो भी देखते हैं हम लोग सिनेरियो, ठीक है। अभी हाँ तो अभी देखो आपका जो क्वेश्चन था ना, आप मैक्स लगा सकते हो क्या, कि दोनों चीजें इसमें कवर होती है। अंडरस्टैंड करो, अभी डिपार्टमेंट टेबल में आपके पास कौन कौन सी सैलरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीपीटी, ठीक है, मैंने वो इंसर्ट अभी हटा दिया। तो 1 2 3 4 एम्प्लॉय आईडी में अगर मैं एक बार रन करूं मैक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी, तो इसका रिजल्ट क्या आता है मेरा 4, राइट। यस सर। मीन्स मेरे पास एम्प्लॉय आईडी मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू क्या है, आप अगर इधर टेबल में देखोगे तो क्या है, ये फिलहाल के लिए आप भूल जाओ,
मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अभी मेरे पास इतना ही रिकॉर्ड्स है, मैं डिलीट ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, 1 2 3 4। अभी मैंने क्या किया, इसमें मैक्स निकाला। आप देखो इसमें मैक्स क्या है, 4 है, राइट। ये वाला, ये हो गया आपका मैक्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वो एम्प्लॉय आईडी ढूंढो। ठीक है, जो डिपार्टमेंट टेबल में मैक्सिमम है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी मैक्सिमम क्या है अभी 4। ओके, बट उससे बड़ा एम्प्लॉय आईडी हमें एम्प्लॉय टेबल से ढूंढना है। तो बेसिकली क्या करोगे, आप फाइंड करोगे मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी, तो आपको 4 मिल गया। ठीक है, तो कैसे फाइंड किया आपने, सिलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम डीपीटी टेबल। डीपीटी। रिजल्ट में आपको 4 मिल गया, राइट। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मिल रहा है उससे भी बड़ा मुझे चाहिए एम्प्लॉय टेबल से, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी लिख दूं, वेयर मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी ग्रेटर देन जो भी ये रिजल्ट आ रहा है आपका, राइट। तो इस वाले को ब्रैकेट करके जो भी रिजल्ट आएगा, तो क्या आ रहा है 4, राइट। ये क्वेरी में कॉपी कर ले, इस क्वेरी का मीनिंग समझते हैं। देखो आपका क्या आ गया, मैक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी 4। ठीक है, 4। तो इसका रिजल्ट आ गया 4। लेकिन मुझे उससे भी ग्रेटर एम्प्लॉय आईडीज एम्प्लॉय टेबल से ढूंढने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका मीनिंग ये हो गया, इस पूरी क्वेरी का मैंने एज इट इज क्वेरी कॉपी कर ली है। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर ये आईडी ग्रेटर देन ये वाली इनर क्वेरी का रिजल्ट। तो इनर क्वेरी का रिजल्ट क्या है हमारा 4। तो मैंने ये रन किया, रिजल्ट सेट में क्या है 5 6 7। ठीक है, तो सेम इसका भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि यही रिजल्ट हमने यहाँ से अचीव किया है। अच्छा, तो कैसे बोल सकते हो आप ऐसे, अगर किसी ने कुछ फाइंड द एम्प्लॉयज हुज एम्प्लॉय आईडी और ई आईडी ग्रेटर मैक्स ऑफ ई आईडी। ठीक है, बेसिकली सैलरी वाला इंसर्शन नहीं किया मैंने, बट आप अगर इस पे सैलरी होता, मान लो इस कॉलम को ही हम फॉर टाइम बिंग इसको सैलरी कंसिडर कर ले, और इसको भी हम सैलरी कंसिडर कर ले, तो आपका क्वेश्चन क्या बोल जाता, आपको इंट्रो में क्या पूछ लेते, फाइंड द डिटेल्स और द फाइंड द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज। इंट्रो में क्या पूछ लेते हैं, ठीक है, हुज सैलरी इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ सैलरी। ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे मैक्स ऑफ सैलरी ले लोगे डिपार्टमेंट टेबल की। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका सैलरी। तो मान लो डिपार्टमेंट टेबल में मैक्सिमम सैलरी आपकी 10,000। ओके, हमने मैक्स फंक्शन से निकाला। ठीक है, और ग्रेटर देन लगा, यहाँ पे जो भी है ना आपका, इसको एक काम करो, ठीक है, रहने दो, आपको समझ आ रहा है ना। ठीक है, तो ये 10,000 आपका मैक्स सैलरी है यहाँ पे, मान लो डिपार्टमेंट टेबल का मैक्स सैलरी है। लेकिन ईएमपी टेबल में कुछ सैलरी कॉलम में ऐसे भी रिकॉर्ड है, जैसे इसमें 10,000 है, 20 है, 30 है, 5,000 है, राइट। तो हमने क्या किया, एक मिनट, यहाँ पे क्या किया कि सिलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी, तो मैक्स ऑफ सैलरी आ गया 10,000। तो इसमें हमने सिंपल क्या किया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन ये वैल्यू से ग्रेटर देन, राइट। तो इससे ग्रेटर देन वैल्यू कौन कौन सी सैलरी है, तो 10,000 से ग्रेटर देन 10,000 नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, ये नहीं आएगा डिस्प्ले में, लेकिन 20 30,000 आ जाएगा। 5,000 छोटा सैलरी है 10,000 से, राइट।
तो ये डिस्प्ले नहीं यस करेगा। सर। आपको अगर चाहिए तो मैं तुरंत वो टेबल, आपको अगर कंफ्यूजन हटाना है तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। चलो मुझे टेबल का बैकअप लेना है, अभी बताओ अच्छा सिनारियो है। अभी मेरे पास टेबल है, सूरज आप मत बोलना। अभी मेरे पास ईएमपी टेबल है, ईएमपी टेबल का बैकअप लेना है मुझे, ठीक है। इसका नाम होगा ईएमपी अंडरस्कोर सैलरी, और डिपार्टमेंट टेबल का बैकअप लेना है, उसका नाम होगा डीईपी अंडरस्कोर सैलरी। उसके पूरे रिकॉर्ड चाहिए मुझे, जल्दी बताओ। तो है नहीं ना कोई? नो सर। बैकअप कैसे लेंगे गाइस, भूल गए? इस Sir, टेबल में create table EMP backup at select start from EMP. ईएमपी अंडरस्कोर सैल ले लिया मैंने, समझो। एक ईएमपी, ठीक है, ये सही, ये चल जाएगा क्या रिजल्ट? ऐड होना सर बीच में, ऐड यूएमपी सेल के बाद में ऐड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम तो अगर यूएमपी। हम कुछ भूल जाते हैं ना तो ये एरर दे देगा, ठीक है। Start from EM2. ठीक है, मिसिंग और इनवैलिड ऑप्शन, ठीक है। तो इसने बोल दिया कि लाइन नंबर 42 पे जो भी है, तो यहाँ पे बीच में एज देना पड़ेगा। As. हमें क्या बोलना है कि क्रिएट टेबल ईएमपी सेल, ठीक है, इस नाम का टेबल बना दो, ये बैकअप हो गया हमारा। एज कि जैसा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, कि जैसा वो है उसमें जितने भी कॉलम्स है, जितने भी रिकॉर्ड्स है, ऐसा टेबल बना दो, ठीक है। अगर मुझे उसका सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए होता तो क्या करता मैं? वेयर 1 इक्वल टू 2 और x इक्वल टू y। बेसिकली हम फॉल्स कंडीशन पास कर देंगे, कुछ भी फॉल्स कंडीशन जो मैचिंग नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल बन गया हमारा। अभी दूसरा टेबल हम बना लेते हैं, ठीक है। अभी रन कर दिया हमने, 2 टेबल बन गए। तो दूसरा टेबल का नाम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अंडरस्कोर सब, ठीक है। अभी अभी सिनारियो ऐसा है मुझे ईएमपी टेबल के ईआईडी कॉलम को सैलरी बनाना है, उसको रीनेम करना है, जल्दी बोलो। ईएमपी जो टेबल में टेबल हाँ, इसको बनाते हैं अल्टर टेबल, ईएमपी सेल को बनाते हैं ईएमपी अंडरस्कोर सेल। हाँ, ईआईडी को रीनेम करना है। जल्दी बोलो, ईआईडी कॉलम को सैलरी से रिप्लेस करना है, कैसे करोगे? रीनेम कॉलम, रीनेम। बाकी लोग यार कुछ नहीं आता, आप लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हो। EID टू EID to salary. ठीक है, उसको देखोगे कैसे ये कॉलम बन गया या नहीं बन गया? DESC डिस्क्राइब EMP सेल। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, ये जो सैलरी है ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है या 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे? सूरज आप थोड़ा वेट करना। संदेशा आप बताओ, संदेशा अनम्यूट योरसेल्फ। सर मेरे इधर बहुत नॉइज है एक्चुअली। ओके, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सर? यस। अमित आप बताओ कैसे करोगे? अमित, सर बोलिए। अमित अनम्यूट करो।
आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही? सॉरी, आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो आपको क्वेश्चन समझ आया अमित? हाँ सर, एक बार क्वेश्चन बताइए क्या है तो। हेलो। आपको ये जो सैलरी कॉलम है, ठीक है, हाँ इस सैलरी कॉलम को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली मुझे अपडेट करना है कि जहाँ पे 10,000 सैलरी, वहाँ पे 1 सैलरी 1 है, वहाँ पे 10,000 हो जाए, 2 को 20,000 हो जाए। तो क्या करोगे आप? तो मतलब कि मॉडिफाई करना है ना वो। हाँ यस, अपडेट करना है टेबल में परमानेंट। तो अल्टर टेबल, उसका टेबल नेम और ठीक है, आंसर बताओ। alter table emp cell. अगर क्लास में लड़कियां अपडेट होती ना, मैं स्टेटमेंट आपको चलाना है, बताता। अपडेट आ रहा है आवाज नहीं डिटेल आ रही? स्टेटमेंट चलाना है, अपडेट 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 चलाना है, अपडेट सर अपडेट करना है ना, अपडेट अपडेट टेबल करना है डीएमएल से स्टेटमेंट, डीएमएल स्टेटमेंट आंसर बताओ अभी। अपडेट टेबल अपडेट टेबल emp टेबल cell. टेबल कीवर्ड आता है क्या बीच में? नहीं टेबल नहीं नेम क्रिएट नहीं टेबल उसके नेम बाद मतलब emp cell सेट set सैलरी salary is हाँ equal to हाँ अभी यहाँ पे सर इनटू सैलरी इनटू 10,000. ठीक है। select star from emp underscore shell। 10,000 अपडेट हो गया, मैं कमिट कर देता हूँ। ठीक है, कमिट नहीं करता हूँ मैं अभी ना, ये चीज ऐसे ही रहने देता हूँ, मैंने कमिट नहीं किया। ठीक है, अभी अभी जो डीईपीटी डिपार्टमेंट टेबल है ना, उसको, डीईपीटी सेल को, ईआईडी को सैलरी कन्वर्ट करते हैं, राइट? ओके, अभी देखो मैंने कहाँ पे भी कमिट नहीं किया था। ठीक है, अपडेट करने के बाद, और जस्ट मैंने क्या किया, अल्टर कमांड रन किया। अभी मुझे बताना, देखो मैंने अपडेट किया सैलरी, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में, कि जिसका सैलरी 1 था, ठीक है, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैंने कमिट नहीं किया, सेव नहीं किया। उसके बाद नो कमिट, मीन्स मैंने कुछ कमिट वगैरह रन नहीं किया, नो सेव। सिनारियो का समझो हाँ? उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने अल्टर कमांड रन किया, अल्टर कमांड। अभी अगर मैं यहाँ पे रोल बैक करूं, ओके, तो अभी मेरी करंट सैलरी मान लो, जो एक्चुअल सैलरी थी उसको मल्टीप्लाई बाय 10,000 किया था मैंने। तो ये यहाँ पे एक्चुअल सैलरी आएगी, एक्चुअल सैलरी मीन्स एग्जाम्पल 1 और 10,000 आएगी रोल बैक करने के बाद। एक्चुअल आएगी सर. नहीं सर, 10,000 वाली आएगी, क्योंकि डीएमएल डीडीएल रन करने के बाद ऑटो कमिट हो जाता। मैंने प्रैक्टिकल करके देखा था आंसर, आप लोग भूल रहे हो, क्योंकि एक रूल ध्यान में रखो। जब भी मैंने यहाँ पे क्या बोला कि हमने अपडेट किया, उसके बाद कुछ भी सेव नहीं किया, कुछ कमिट नहीं किया, बट हमने अल्टर कमांड रन की, और अल्टर कमांड होती है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अल्टर मीन्स डेटा की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन मीन्स कॉलम नेम को चेंज करना, जो भी स्ट्रक्चर डेटा का, उसको हम मॉडिफाई करते तो अल्टर कमांड थ्रू करते हैं। और अल्टर कमांड क्या है, ऑटो सेव है। ठीक है, समझो इस चीज को। और जब भी हम ऑटो सेव करते तो ऑटो सेव मीन्स नो नीड टू एडॉक सेव। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं एटो सेव डिटेल। तो हमें उस केस में हम रोल बैक करें या कमिट करें, वो ऑलरेडी सेव हो गया। हम इस पे कुछ भी, कितने भी बार आप रोल बैक करो, 1000 बार चलाओ, उसका रिजल्ट नहीं चेंज होगा। ये सिनारियो अगर आपको इंट्रो में पूछा और मैंने 3-4 बार एक्सप्लेन किया है तभी भी आप भूल रहे हो, प्रैक्टिकल की कमी है बहुत, तो आपका रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी मुझे डिपार्टमेंट के लिए करना है तो मैं सिंपल डीईपीटी सेल कर देता हूँ। ठीक है, और लोग बहुत कम ज्वाइन कर रहे हैं, लोग डेटाबेस को बोर हो गए शायद बहुत ज्यादा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 2 टेबल है, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp अंडरस्कोर सेल, emp अंडरस्कोर सेल। ठीक है, तो देखो इस टेबल को अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं। ये बहुत गंदा है साला, चलता नहीं। टेस्ट क्वेश्चन वैल्यूज ओनली। अभी देखो आपका क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखो, समझो चीज, अंडरस्टैंड करो अभी। ठीक है, अभी डिपार्टमेंट टेबल में आपके पास सैलरीज है 10, 20, 30 एंड 40,000। ठीक है, मैंने गलती से लैक में डाल दिया है शायद, इसको एक कम कंसिडर कर लो। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन क्या दिया था आपको, फाइंड द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉइज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। तो इससे क्या करना है, इस क्वेरी को हमें 2 चंक्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्स सैलरी फाइंड करेंगे फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, राइट, करेक्ट। और उसके बाद हम क्या Yes, sir. करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, और उसमें हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन। Their salary. ठीक है, तो जैसे मान लो हमने लिखा कि सिलेक्ट मैक्स सैलरी, कैसे निकालोगे, मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम डीपीटी अंडरस्कोर सेल, राइट। ये क्या करेगा, 40,000 आपका रिजल्ट दे देगा। इसमें किसी को कुछ डाउट? No, sir. अभी इसको मैंने क्या किया कि आउटर क्वेरी लिख रहा हूँ मैं। तो अभी ये मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल ये हमने फाइंड कर लिया। कभी भी क्वेरी लिखो ना तो उसको चंक्स में डिवाइड करो कि मुझे पहले क्या अचीव करना है। ठीक है, पूरा स्टार्ट से क्वेरी कभी मत लिखो। और यहाँ पे मैंने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, इससे जो भी वैल्यू आएगी। इस क्वेरी का मीनिंग ये हो गया, इसका जो रिजल्ट आया था ना 40,000 जो मैक्स सैलरी थी, ठीक है, ये हो गया। तो आपके हिसाब से क्या रिजल्ट आना चाहिए इसका, रिजल्ट सेट में 40,000 क्या से आना greater, sir. चाहिए? हाँ, 50,000, 60,000, 50,000, 70,000, 60,000 और 70,000. राइट। तो अगर मैं ये रन करूं, एमपी अंडरस्कोर साल, अगर मैं ये रन करूं तो क्या आएगा, 50, 60, 70। ये सेम क्वेरी मैंने यूज किया बट वो 40 ले लिया बस। देखो ऐसा अगर आया तो आप सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो
Yes, ऐसे भी हो सकता है। अगर यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया, अभी 40,000 नहीं आया, तो 40,000 भी आ जाएगा इसमें वैल्यू में। अगर मैं इसमें लेस देन और इक्वल टू दे दूं तो देखो मैक्स 10,000, सैलरी में 20,000, 30,000, 40,000 40,000, और इंक्लूडिंग 40,000 के नीचे के। इक्वल टू और उसके नीचे के जाएंगे। तो आप लोग क्या लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ यूज कर सकते हो, ये नहीं यूज कर सकते हो। नॉट इन यूज किया तो क्या होगा, 40,000 छोड़ के सारी सैलरी आ जाएगी, 40,000 छोड़ के सभी। ठीक है। तो ये सारा प्रैक्टिकल करके देखो आप लोग, ठीक है। मैं आपको नोट दे दूंगा, लेकिन उसमें कुछ Yes, sir. क्वेश्चंस भी ऐड करूंगा। किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। अभी हमने सब क्वेरीज देखा, राइट। तो वो एक कोरिलेटेड सब क्वेरीज टॉपिक भी है, सिंपल है। अभी सब क्वेरीज इंपॉर्टेंट है समझना, इसके लिए सब क्वेरीज पे हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा स्पेंड किया, ठीक है। क्या हो गया यार, ठीक है। तो देखो हम कोरिलेटेड सब क्वेरीज में क्या करते हैं, कोरिलेटेड सब क्वेरीज एग्जैक्टली अपोजिट होता है सब क्वेरी, ठीक है। तो कैसे होता है, सब क्वेरी में क्या होता है, पहले इनर पार्ट एग्जीक्यूट फर्स्ट, राइट, देन आउटर पार्ट। Okay. लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है, Outer first. हाँ, पहले आउटर पार्ट First, then inner. देन इनर। तो आउटर पे डिपेंडेंसी होता है उसका, ठीक है। तो जैक एग्जांपल, मैं क्या करता हूँ, एक ऑपरेटर यूज करता हूँ, उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स आते हैं, लेकिन इतना लिख लेता हूँ क्या, मुझे समझ भी नहीं आता। जैसे मान लो कि हमें कुछ एम्प्लॉयज ढूंढने हैं, जो दोनों डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सॉरी, दो ऐसे एम्प्लॉय ढूंढने हैं। सो वो डिपार्टमेंट्स में, ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं कि जिसकी एंट्री दोनों जगह है। तो यहाँ पे एक एग्जिस्ट करके ऑपरेटर आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास सिलेक्ट स्टार फॉर्म पे है, और मैं जानबूझ के छोटा टेबल इसलिए लेता हूँ ना कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, बड़े टेबल से आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, तो रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं होता। कभी कभी आपकी बिजनेस केस, बिजनेस स्टडी मींस जो भी यूज केस बड़ा रहता है ना, उस केस में हम एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज कर लेते हैं। मोस्टली क्या होता है, हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं सब क्वेरी में, मोस्टली 99% हम इन या नॉट इन, ये दो ऑपरेटर छोड़ के मैंने अभी तक यूज नहीं किया, ठीक है। क्योंकि उससे हर कोई रिजल्ट आपका अचीव हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जिस्ट करके एक ऑपरेटर है जो मैंने आपको बताया ना, एग्जिस्ट। फिर यहाँ पे लिखूंगा मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DPT वेयर, जैसे मान लो कि मुझे सैलरी के बेसिस पे ढूंढता हूँ, क्योंकि EMP EID हमारा है नहीं अभी, या EID, हाँ EID है, हमने मेन टेबल को कुछ चेंज नहीं किया। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट टेबल में जो भी डिपार्टमेंट आईडी है इक्वल्स टू EMP टेबल में जो भी डिपार्टमेंट आईडी है, नहीं सॉरी, EMP टेबल में जो भी EID, ठीक है। तो एक जिसने क्या किया, हमने क्या किया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर, ठीक है, वेयर इस वाले रिजल्ट से जो भी एग्जिस्ट होंगे, ठीक है। ये रिजल्ट पॉपुलेट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने थे
एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे इस चीज को चेंज कर लिया इसलिए, ठीक है। 1 2 तो 3 4 थी सर। हाँ, यहाँ पे ईएमपी टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें डिपार्टमेंट में 1 2 3 4, ठीक है। तो एग्जिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 7 लेगा पहली चीज, तो एग्जिस्ट 1 till 7 तक, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जिस्ट और चेक करेगा इसमें कितने डिपार्टमेंट एम्प्लॉय आईडी मैचिंग है, ठीक है। तो 1 से 7 है और यहाँ पे कितने हैं 1 to 4, 1 तो to 4, मैचिंग कितना होगा 1 डैश 1 to डैश, 4. ठीक है। ये एग्जिस्ट ऑपरेटर भी है, यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूँ शांत कर। कि जो आउटर क्वेरी है ना आपका, आउटर क्वेरी पे ही आपका रिजल्ट डिपेंडेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होता पहले। देखो आप समझो कि हमने क्या किया कि एम्प्लॉय आईडी का हमने इसका रेफरेंस लिया, ठीक है। विदाउट ये हमने मेंशन करके हम इसका रेफरेंस नहीं ले सकते। तो रेफरेंस के लिए हमें ये टेबल बाहर लिखना पड़ता है। तो पहले क्या होगा कि एम्प्लॉय ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला, और उससे जो भी आएगा, ओके, उसके बेसिस पे या इनर पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आपको कोई क्वेरी लिखने नहीं बोलता है इंटरव्यू में, बट आपको ये डिफरेंस पूछ लेते हैं। ये भी क्वेरी आपको कोई लिखने नहीं बोलेगा, ठीक है। आपको सिर्फ ये पूछ लेंगे कि हम सब क्वेरी या कोरिलेटेड सब क्वेरी क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरी को इजी करना होता है, उस केस में हम सब क्वेरी या कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज कर लेते थे, ठीक है। ये आप रिजल्ट ज्वाइन से भी अचीव कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जिस केस में आपने कंस्टेंट लगाए हुए जिस भी टेबल या कॉलम्स पे, तो उस केस में क्या होता है कि ये सब क्वेरी या कोरिलेटेड सब क्वेरी आप इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है, ठीक है। ये ओरेकल रिकमेंडेड है कि जिस पे कंस्टेंट लगाया हुआ है उस पे आप क्या यूज करो, सब क्वेरी या कोरिलेटेड सब क्वेरी बेस्ड ऑन योर बिजनेस नीड्स, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि किस केस में हम ज्वाइंस यूज करें, किस केस में सब क्वेरी यूज करें। तो बेसिकली जहाँ पे कंस्टेंट होगा आप वहाँ पे सब क्वेरी कोरिलेटेड सब क्वेरी यूज करोगे। अगर नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ज्वाइंस यूज कर लोगे, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। एग्जीक्यूशन फास्ट होता है हमने कंस्टेंट लगाया तो, ठीक है, प्राइमरी की फॉरेन की। और दूसरा चीज ये हो गया कि हाँ, सब क्वेरी और कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि सब क्वेरी सबसे पहले इनर पार्ट एग्जीक्यूट करता है। तो इनर क्वेरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसका कोई भी रिलेशन आउटर क्वेरी के साथ नहीं होता। इनर क्वेरी का जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट सेट आता है, एज ए इनपुट आउटपुट क्वेरी को जाता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होती है इनर क्वेरी। लेकिन कोरिलेटेड सब क्वेरी में क्या होता है कि आउटर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होती है और उसका रेफरेंस लेती है इनर क्वेरी, अंदर वाली क्वेरी, ठीक है। इनर पार्ट उसका रेफरेंस लेता है। ये दोनों में डिफरेंस है। किसी को कुछ डाउट? आप लोग सब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मैक्स, मीन, सम, एवरेज, काउंट, वो सारे फंक्शन अप्लाई करके देख लो उस पे। किसी को कोई डाउट है? नो सर. सूरज में वो जीरा वाला क्वेश्चन, जीरा वाला चीज बता रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या हुआ। कभी वर्कलोड इतना बढ़ जाता है ना कभी कभी ऑफिस, कुछ पीबीआई भी चल रहे हैं हाँ बहुत सर, मैंने सारे। आपके हिसाब से जो आपको लगे बेटर ट्रबल शूटिंग के लिए हमारे को हाँ, समझ आज सकते हैं, एक ऐसे हुआ ऐसे लेकिन जब वो आते बहुत जाएंगे. बहुत बड़ा इंफ्रा लेवल का है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे नहीं, इसमें। जो जो हमारे जैसे हिसाब से रहेगी बेटर वो बताओ हाँ, सर. आज एक इशू हुआ लेकिन उससे क्या हुआ कि उसको पेलोड आईपी वगैरह, मैनेजमेंट आईपी, ये चीजें पता नहीं है, सो सबनेटिंग वगैरह उसमें क्रैशेस हुआ था। तो हमारा एक सैंड बॉक्स क्रिएशन को मैंने डाला था टेस्टिंग के लिए क्लाउड में। तो उसमें क्या हुआ कि आ, उसने फायरवॉल के लिए पोर्ट ओपन नहीं किया था। तो बेसिकली फायरवॉल क्या होता है, एक एंट्री गेट होता है कि कौन से यूजर को या कौन से आईपी को एक्सेस देना है। वो रिजॉल्व होने के बाद उस पे एक आईपी राउटिंग्स वगैरह
बहुत सारी चीजें होती है, टेबल जंपिंग वगैरह लिनक्स में, ये तो बहुत हाई लेवल के कंसेप्ट है, आपको यूजफुल नहीं है। ये नेटवर्किंग या इंफ्रा हम लोग यूज करते हैं इसको, इंफ्रा में ना, तो उसमें फेल हो रहा था। तो फिर उसका बहुत सारी चीजें थी कि उसका स्टैटिक आईपी, उसका डायनामिक आईपी कॉन्फ़िगरेशन था डीएचसीपी, और वो बार बार चेंज हो रहा था जैसे भी सर्वर रिबूट हो रहा था, क्योंकि वो क्लाउड है। तो ये कुछ इश्यूज थे, उसके मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन है। हाँ, आपका जो भी जीरा का इशू था ना, वो बढ़ते बढ़ते इसे बढ़ गया, तो इसलिए हाँ, करेक्ट, वो कल रिजोल्यूशन जो मैंने सोचा था वो गलत था। एक्चुअली वो रिजोल्यूशन से भी इशू सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, बट ये उसमें कन्वर्ट हो गया और बड़े लेवल पे चला गया, इशू P1 हो गया वो सीधा ऐसे। बट उसमें बहुत सारी राउटिंग, फायरवॉल प्रोटेक्शंस, फिर टेबल जंपिंग, फिर सबनेटिंग, बहुत सारी चीजों को चेंज करना पड़ा हमको वैसे। ठीक है, ये वो बता के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। अभी आपका मेन क्या रहा पता है कि मेन आपका है कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है आपको, यस सर। और प्रॉब्लम मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रॉब्लम मैनेजमेंट का मैंने यस सर। डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, और क्या होता है कि मैं डॉक्यूमेंट पहले इसलिए बना लेता हूँ कि आप लोग को हैंड टू हैंड मिल जाए, आप भूले नहीं। तो पहले अभी मैं फोकस कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट बनाने में, और मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि आप लोगों को किस लैंग्वेज में समझ आए, तो वैसे एग्जांपल मुझे सोचने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट बना लिया और आपको दे दिया, तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है इस चीज। ठीक है, तो शायद मैं सैटरडे सर संडे में आपका आपको। सर आपका Yes. नेटवर्किंग पे भी काम चलता है क्या? वो अपना सर्वर, डीएचसीपी सर्वर, एयर राउटर, हाँ स्विचेस, यार, हब। नेटवर्किंग हम लोग इंफ्रा में है ना, तो सब कुछ चलता है, ओके ओके। सब कुछ हाँ चाहिए। सर हमको एज अ एप्लीकेशन सपोर्ट ये लगेगा कि सर डीएचसीपी वगैरह सब? नहीं 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 नहीं, इतने हेवी लेवल की चीजें नहीं चाहिए आप लोगों को। मैंने नेटवर्किंग पे काम किया है ना सर, इसके लिए डीएचसीपी सर्वर वो पता है मुझे, इसके लिए मैंने पूछा कि नेटवर्किंग भी काम किया है क्या। जो भी ऑन प्रीमाइस में होता था ना भाई, वो अलग चीज हो गई, अभी क्लाउड पे ना अलग हो गया सब। क्लाउड पे क्या हो गया कि आप लोगों ने, अगर किसी को क्लाउड पता होगा तो, क्लाउड बहुत बेनिफिशियल भी है, ठीक है, बहुत रिस्की भी है। ठीक है, आप लोग क्लाउड यूज कर पा रहे हो सर्विसेज, लेकिन आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि आप कुछ भी मीन्स सर्विस, एक भी सर्विस चालू हो गई और आपने अगर इंटरप्राइज कार्ड यूज कर रहे हो आप, या कंपनी से पे जा रहा है, तो कभी कभी लास्ट लास्ट मंथ हमारा क्या हुआ था पता है, जुलाई में, तो हमें 1.78 CR का बिल जनरेट हुआ था। क्यों हुआ था? एक क्लाउड सर्विस हमसे चालू रह गई, हमसे मीन्स दूसरी मेरी सब टीम है उनसे, तो क्लाउड फॉर्मेशन में इतना खतरनाक बिल आ गया उसका, और हम ऑन प्रीमाइस पे उसका बिलिंग 90 लाख पे रखते थे, मीन्स हमें मंथली 90 लाख के अराउंड कॉस्ट आती थी, बट एक गलत चीज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सब फंस गया। तो क्लाउड में क्या होता है कि जितनी चीजें हमें, जितनी सर्विसेज जितने टाइम के लिए यूज करनी है, पे ऑन गो बेसिस पे, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बट अभी क्या होता है कि पहले क्या होता था कि डीएससीपी वगैरह में अभी स्टैटिक सर्वर रहते थे वगैरह, ठीक है, तो अभी क्लाउड में क्या होता है कि स्टैटिक कुछ नहीं रहता, मोस्टली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो स्टैटिक रखने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है, आपको पूरा वो मीन्स वो प्लान परचेस करना पड़ता है। अब वो चीजें, वो कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ बदल गया। जैसे पहले डीएससीपी में हम कुछ फाइल में कॉन्फ़िगर करके छोड़ देते थे ना, वो ऐसा नहीं रहा अभी। अभी वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को चेंज करो या उसका प्लान मोनेटाइज करो, ये सब ऐसे कंसेप्ट आ गए, अभी बहुत एडवांस हो गया यार, वन प्रीमाइस वाली चीजें नहीं रही अभी। आपको भी सिर्फ प्रोडक्शन सपोर्ट में जॉब अगर मिल भी गया आपको, तो आपको लिमिटेड नहीं रहना है ना, 2-3 साल या 1-2 1.5-2 साल, उसके बाद आपको क्लाउड सीखना ही सीखना है, नहीं तो आप आउटडेटेड हो सर जाओगे। सर हमें बताना ना सर क्लाउड के बारे में। हमने वो ये तो जो है 6 मंथ वाला जो नहीं कि सर फ्री ट्रायल वाला वो बना के रखा है। 6 मंथ नहीं है ना, 1 ईयर है या 6 मंथ हो गया? नहीं, मैंने जो किया उसमें 6 मंथ वाला है सर वो। हाँ हाँ, वो तो मोनिका मैडम ने बताया होगा ना आपको, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने का। हाँ, लेकिन उसके बाद हमारा क्लाउड का कुछ हुआ ही नहीं सर, फिर मैंने वो डिलीट कर दिया इंस्टेंस। इंस्टेंस तो डिलीट स्टॉप भी कर देते तो चलता, लेकिन हाँ, डिलीट कर दो बेटर। हाँ, स्टॉप ही किया था मैंने, बट मैं बोला इसका काय को ज्यादा रिस्क लेना, तो मैंने अभी 4-5 दिन पहले डिलीट कर दिया उसको। ठीक है ठीक है, तो मैं बता दूंगा आपको ना EC2 क्या होता है,
उसके बाद IAM क्या होता है, S3 क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा ना, S3 बकेट क्या होता है, यस सर, एक लेक्चर में जितना बता पाऊँ उतना बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। यस सर। सर और ये थोड़ा बहुत सैंडबॉक्स क्या होता सर है सर? लोड बैलेंसर के बारे में। लोड बैलेंसर भी बता दूंगा। हेलो सर। यस सर, यानी हमको हाँ स्ट्रक्चर बोलो ना। समझ में आएगा एप्लीकेशन का। हाँ, ये सागर। सैंडबॉक्स क्या होता है सर डेटाबेस में? सैंडबॉक्स होता है VM मीन्स वर्चुअल मशीन मीन्स आपका सर्वर। ये आप जब अगर कंपनी में चले जाओगे ना, आपको बोलने का तरीका बदल जाएगा, आप सर्वर नहीं बोलोगे, सैंडबॉक्स बोलोगे या VM बोलोगे, वर्चुअल मशीन। ये सर वही सर्वर सर, की क्योंकि तरह। नहीं क्या इंटरव्यू में नहीं कि सर कभी कभी पूछते हैं आपका एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बताइए, क्या कैसा है, सब फ्लो नहीं क्या, तो इसलिए देखो, अगर वो मोस्टली थोड़ा पता आपको चल क्या जाए। अंडरस्टैंड करना है एप्लीकेशन के लिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस डिजाइन। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस कौन करता है, तो आपके आर्किटेक्चर लोग, बिजनेस पीपल, आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो भी है वो करते, किसके साथ करते, क्लाइंट के साथ, उनके साथ टाइप करते बेसिकली। उनसे वो डिजाइन एक्वायर करते, डिजाइन डॉक्यूमेंट, डिजाइन लेते, वो डॉक्यूमेंट पास करते, बना के इम्प्लीमेंटेशन टीम को पास करते, इम्प्लीमेंटेशन टीम इम्प्लीमेंट करती है। किस किस वाले सर्वर पे इम्प्लीमेंट करती है, तो बेसिकली डेवलपमेंट सर्वर पे इम्प्लीमेंट करती है। डेवलपमेंट सर्वर क्या होता है, लोअर एनवायरनमेंट, नॉन प्रोडक्शन सर्वर मीन्स उसका रियल टाइम कुछ भी टच नहीं होता यूजर के साथ, एंड यूजर के साथ या क्लाइंट के साथ, ठीक है। वो किस पे टेस्ट करती है, प्रोडक्शन का, रियल टाइम का कुछ डंप उठाती है, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, और उस पे टेस्टिंग करती है, ठीक है। तो उसको प्रोडक्शन के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं होता। उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद डिजाइन डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो क्या होता है, वो टेस्टिंग के लिए जाता है। अगर सब सही है तो क्या होगा, टेस्टिंग टीम ओके देगी, फिर वो क्या करेंगे, डेवलपमेंट के बाद अगर आपके पास SIT सर्वर है तो SIT में सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। SIT नहीं है, सीधा UAT है तो UAT पे डाल के वो टेस्टिंग करेंगे फिर से कि सब डिप्लॉयमेंट करके सब सही चल रहा है क्या, मीन्स आपका एग्जीक्यूशन स्पीड एवरीथिंग। उसके बाद अगर वो सक्सेस हो गया, ठीक है, तो प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करेंगे। अगर फेल हो गया तो क्या करेंगे, फिर से टेस्टिंग टीम फिर से बग रेज करेगी और डेवलपमेंट टीम को बोलेगी कि इसमें अभी भी बग है, टेस्टिंग फेल हो रहा है, ठीक है। उन्होंने फिक्स किया बग इशू जो भी है, फिर टेस्टिंग टीम के पास आएगा, टेस्टिंग टीम रियल टाइम प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेगी। वो डिप्लॉय होने के बाद डिप्लॉय कैसे करेगी, अभी पहले विनस एपी जैसे टूल्स यूज करते थे, विनस एपी, तो अभी अलग अलग टूल आ गए। अभी जैसे मान लो कि क्लाउड है तो CI/CD पाइपलाइन थ्रू आपका डिप्लॉयमेंट हो जाता है, बट क्लाउड नहीं है तो अभी भी कुछ पुराने टूल्स ऑन प्रीमाइस सर्वर के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। वो होने के बाद क्या होता है, आपका मेंटेनेंस पेज आता है, तो आपका काम का होता है लास्ट पेज में, मेंटेनेंस पेज में, ठीक है। तो मेंटेनेंस पेज में अगर मान लो कि मैं यूजर हूँ, मैं एयरटेल यूज करता हूँ, एयरटेल का भी वाईफाई मेरा, और मेरा चल नहीं रहा, तो मैं एयरटेल के कॉल सेंटर को कॉल करूंगा, वो कॉल लॉग होगा, या वहाँ पे कुछ ऑप्शन होता है तो मैं क्वेरी रेज करूंगा या चैट बॉक्स पे, तो वो क्या होगा, L1 टीम को जाएगा, L1 टीम उसका टिकट बनाएगी, अगर वो रिजॉल्व करने में कैपेबल तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो थोड़ा और एक्सपर्टाइज टीम L2 को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। L2 अगर उसको फिक्स कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो L3 का जाएगा, L3 नहीं कर पाएगी तो इंफ्रा को जाएगा। ये प्रोसेस होते हैं जो मैंने आपको ITL में बताया, ठीक है। फिर उसमें रिलीज, पैचिंग, डिप्लॉयमेंट, ये मोनिका मैडम बता देंगे आपको SDL से अच्छे से, ठीक है। मैंने बोला उनको SDL से एक्सप्लेन कर दो आपको। हम्म, उसके बाद और सर वो ITL, पैचिंग वगैरह भी बताएंगे ना, हाँ बताएंगे, उनको पैचिंग पूछ एक्टिविटी। लेना, पैचिंग, डिप्लॉयमेंट, रिलीज मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें पूछ लेना उनको, ठीक है। यस सर। एक सर घंटे लेकिन मुझे ये जानना था कि जैसे हमारी एप्लीकेशन हम अगर बताएंगे उनको कि हम बैंकिंग एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं ना कि आपके एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसा है, कितने सर्वर है, मिडल सर्विसेज वगैरह, ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं कि वो डिटेल अरे में। मैं सब बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो, ओके सर, ओके। वो कुछ नहीं, बड़ी चीज नहीं है। आर्किटेक्चर क्या, आपको SDLC पूछा, आपका प्रोजेक्ट का SDLC कैसा है, तो बोलना डेवलपमेंट पे कोड लिखते, SIT पे ये सिस्टम टेस्टिंग करते, SIT सर्वर पे, फिर UAT पे डिप्लॉय करते। UAT मीन्स प्री प्रोडक्शन हो गया आपका, नॉन प्रोड ही हो गया। UAT पे प्रो टेस्टिंग होने के बाद अगर सब सही है तो प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं, ये SDLC साइकिल, ठीक है। या डेवलपमेंट के बाद सीधा UAT बता देना।
आपके प्रोजेक्ट क्या है तो प्रोजेक्ट में बता दूंगा आपको क्या प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है। अरे कुछ भी चिपका दो, यस वो सर, यस। बस आप कॉन्फिडेंस रहो। क्या होता है कि मेरे कंपनी में मेरे प्रोजेक्ट में क्या चालू है, ये मेरे बाजू में जो बैठा है उसको भी नहीं पता, राइट। तो आपका उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी भी प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हर जगह सेम नहीं होता। अभी आप टेलीकॉम वाले को बैंकिंग बताओगे तो उसको क्या समझ आएगा, अभी बैंकिंग वाले को टेलीकॉम बताओगे तो उसको क्या समझ आएगा। आपका वे एक्सप्लेन करने का स्टैंडर्ड होना चाहिए, और आप एक्चुअल फ्लो में बताओ कि ऐसे होता है वैसे होता है। भले आप एप्लीकेशन का नाम कुछ भी बोल दो इन बिटवीन, क्योंकि कंपनी खुद का ही ना उस एप्लीकेशन ऐसे ही डेवलप करती है। तो इन्फोसिस में जो एप्लीकेशन, तो विप्रो वालों को क्या पता होगा, इतनी बड़ी कंपनी, हजारों एप्लीकेशन यूज होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा आपको। आप लोग एक चीज याद रखना, आप लोग इंट्रोडक्शन डेली, आपको बोला है मैंने कि आपको ध्यान रखना है, आपको रट लो उसको सीधा सीधा, एक लेमन लैंग्वेज में बोल दो तो, ठीक है। आप अगर एंड ओके सर, मोमेंट में ओके। इंट्रोडक्शन करने जाओगे तो होगा नहीं आपसे। तो हमेशा इंट्रोडक्शन कहीं पे ऐसी जगह चिपकाओ कि आप हमेशा विजिबल रहे, आपको हमेशा आपकी विजिबिलिटी रहे उस पर, ठीक है। ओके इसको सर, ओके। अभी से ट्राई करो, मैंने बहुत दिन पहले इसलिए दिया था कि आप लोग उस पे काम करो, अपना नाम, अपना जो भी है डिटेल्स डालो और उस पे काम करो, ठीक है। लास्ट में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा स्ट्रगल करने की, ठीक है। ओके सर। ठीक है, और भी हम ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस वगैरह बता देंगे, जैसे मेमोरी वगैरह के लिए मोनिका मैडम बता देंगे आपको कि मेमोरी कैसे चेक करते हैं। आपका पीएस टॉप वगैरह पेंडिंग है अभी तक ना, उसमें सारी चीजें यस सर, मोस्टली यस। कवर हो जाएंगी। सीपीयू का आर्किटेक्चर कैसे चेक करते हैं, सारी चीजें, प्रोसेस टेबल्स, हेलो किल के टाइप। यस सागर। सर, अभी लाइव एनवायरनमेंट में अगर कंपनी में सब एम्प्लॉयज को क्लाउड का एक्सेस देते हैं, तो ऐसा होता है कि सैटरडे संडे तो ऑफ होता है, तो सैटरडे संडे क्लब वो जो भी AWS यूज करे कि एम्प्लॉय को बोलते हैं कि पापा अपना बंद कर दो, क्योंकि बिल जनरेट नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होता देखो है। भाई क्या होता है, मान लो कि आप अभी अमेजोन सर्वर है, आप अमेजोन के लिए काम कर रहे हो, सिंपल सा फंडा है, या फ्लिपकार्ट के लिए काम कर रहे हो। तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, कुछ दिन होते हैं जहाँ पे बिग बिलियन सेल आता है। जैसे मान लो कि न्यू ईयर है, या 15 अगस्त, 26 जान, ठीक है। इस वाले पीरियड में 2-3 दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए बिग बिलियन सेल देते हैं वो लोग। उसमें क्या मल्टीपल मीन्स 50% ऑफ, 30% ऑफ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मल्टीपल कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आते हैं। मान लो कि डेली 5 लाख यूजर्स प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सिनारियो में क्या होता है कि 20 लाख यूजर्स आपके प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 10,000 है, ठीक है, और बिग बिलियन सेल में उसकी वैल्यू अगर 6,000 7,000 हो गई, तो बेसिकली आप उस टाइम पे परचेस करोगे। तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में आपका ऑटोमेटिक इलास्टिक, जो इलास्टिक लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग काम करता है। तो आप खुद नहीं करते हो, आप क्या करते हो, ऐसा सर्वर कॉन्फ़िगर करते हो कि अगर मेरा लोड बढ़ जाए, अभी मान लो 5 लाख यूजर है, तो मुझे 5 सर्वर चाहिए, और अगर वो यूजर बढ़ के 10 लाख पे हो जाए तो मुझे 10 सर्वर चाहिए। तो ये ऑटो स्केलिंग जो कंसेप्ट है ना, वो क्लाउड में वो काम करता है कि वो ऑटोमेटिक स्केल अप स्केल डाउन कर दे। स्केल अप मीन सर्वर बढ़ा दे, स्केल डाउन मीन सर्वर कम कर दे, ठीक है। तो ऐसा आपने सेटिंग करके रखा होता है ऑलरेडी। तो वही ना मैनुअल ड्रॉबैक जो होता है, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए क्लाउड लेके आए। इतने सर्वर हमें सेट करने नहीं ऑन प्रीमाइस पे वगैरह, तो उसके लिए किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिस्टम ओके। काम करता है आपका, ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग काम करता है। फिर ऑटो स्केलिंग के बाद क्या होता है, लोड बैलेंसर। अगर मान लो कि एक लोड बैलेंसर कैपेबल नहीं उस चीज के लिए, तो सिस्टम क्या करता है, बाय डिफॉल्ट दूसरा लोड बैलेंसर भी जनरेट क्रिएट कर देता है। फिर वो लोड बैलेंसर का काम होता है कि जो भी ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर 5 लाख यूजर है और उसके लिए 5 सर्वर, 5 VM है या 5 EC2 इंस्टेंस है, मीन्स 5 सर्वर हो गए, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, 1 लाख ट्रैफिक हर एक सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये काम होता है लोड बैलेंसर का। उसके पहले आता है एटोस
ऑटो स्केलिंग, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको ये चीजें ना, एक दिन ना वो ओके सर। 1-2 घंटे का AWS ले लूंगा, यस उसमें सर, यस बता, ठीक है। यस सर, यस सर। और डेवऑप्स का जो है वो मोनिका मैडम आपको उनको पूछ लेना आधे घंटे के लिए कि डेवऑप्स का थोड़ा सा आइडिया दे दो टूल्स का, ठीक है, तो वो बता देंगे आपको। ये होने के बाद मैं ओके आपको सर। कुछ स्टडी मटेरियल दूंगा पढ़ने के लिए, जो आपको कुछ वीडियोस की लिंक वगैरह कुछ भी, उस पे आपको 8-10 दिन कॉन्सेंट्रेट करना है। मैं ये आपको चलेगा तो सर, सर चलेगा। वो भेजते रहना, मॉनिटरिंग टूल्स, टिकटिंग टूल्स वो बाकी था। वो मोनिका मैडम कवर करेंगे। देखो टूल जो होता है ना, एंटरप्राइज लाइसेंस होता है, वो परचेस ओके नहीं कर सकते, उसको बहुत कॉस्ट जाता है। तो वो क्या करेंगे, आपको कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके आपको दिखा देंगे पीपीटी में, ठीक है, कि ऐसा है वैसा है जो भी। और आप लोग भी अपने एंड से ट्राई करो कि आप लोग जैसे सर्विस ना हुई 1-2 घंटे का लेक्चर देख लो, ठीक है, या जो ओके सर। जैसे स्प्लंक हो गया 1-2 घंटे का लेक्चर बेसिक बेसिक देख लो, डायनाट्रेस का देख लो। इससे क्या होगा कि आप किसी पे डिपेंड मत रहो। देखो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पे देंगे आपको, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस टूल पे नहीं पूछेंगे। एक चीज अंडरस्टैंड करो, आपको आता है क्या, हाँ आता है तो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये कैसे होता है वो कैसे होता है, ठीक है। ऐसे टूल्स पे बहुत लेंदी इंटरव्यू कभी नहीं होता। सूरज आपने भी इंटरव्यू दिए होंगे, आपने भी हाँ, ऑब्जर्व किया टूल्स होगा पे कि 1-2 टूल, क्वेश्चन पूछे सर, 1-2 क्वेश्चन हाँ पूछे थे, बट yes, ऐसा मेन फोकस नहीं था। हाँ बट वो भी सिनारियो बेस्ड नहीं रहते। टूल्स पे सिनेरियो बेस सर नहीं था तो सर। क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, मैंने मतलब अभी तक के तो मुझे भी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस पूछते हैं कि आता है क्या। हाँ हाँ ओके। वैसे मुझे पूछा था टाइप। सर एक, कैसा ये अलर्ट कैसा बनाते हो बोले, उसने पूछा था किसी ने तो भी मेरे को, ये वो तो क्रॉन अलर्ट जॉब कैसे का। जनरेट। नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं क्रॉन ओके जॉब ओके, तो अलग हो अलर्ट गया। अलर्ट, हाँ हाँ हाँ। वो मॉनिटरिंग टूल में मॉनिटरिंग अलर्ट टूल कैसे में, जनरेट हाँ करते हो बोले, हाँ। तो मुझे वो टाइम पे नहीं पता था, तो मैं बोला मेरा सीनियर करते बोला, तो मैंने वो टाइम पे वो ढकल दिया था। देखो हम क्या होता है, ये जैसे delivery आपके करते हैं। पास डायनाट्रेस है, डायनाट्रेस में आप डैशबोर्ड क्रिएट करते हो, तो डैशबोर्ड में आप ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करते हो, जैसे मान लो कि आपका मेमोरी थ्रेशोल्ड 80% से ब्रीच हो गया, मीन्स आपने 80% के लिए सेट किया था, आपने सिस्टम पे ऐसे सेट किया कुछ शेल स्क्रिप्ट से वगैरह या कुछ कमांड से, वो कमांड आपने डायनाट्रेस में सेट कर दी, और आपने वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड ईमेल या जो भी कंसर्न ईमेल आईडी डाल दिया कि ऐसा हो तो हमें सिस्टम अलर्ट आ जाए तुरंत। तो क्या होगा, डायनाट्रेस क्या करेगा, उस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन, अगर उस टाइप का मेमोरी थ्रेशोल्ड हिट होता है, ठीक है, तो उस कंसर्न ईमेल को ईमेल सेंड कर देगा। तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड बनाना पड़ता है, वो बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है वो, ठीक है, ये आपको लॉजिकली पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ही बताना कि usually we create a dashboard like if let's suppose if memory is going to memory value is going to beyond 90 or 80%, then it will trigger an email to our concerned team members or the concerned DL. Okay, so we will notify that our memory value is going to our memory threshold is going to beyond something like that or breach it. Okay, तो आप ऐसे उनको बता सकते हो। तो हमने इसमें डायनाट्रेस में कॉन्फ़िगर किया है, हमें मेल आ जाता है, फिर उसके बेसिस पे हम एक्शन लेते हैं, सर्वर पे जाते हैं, कौन सी प्रोसेस ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही है, वो जी जरूरी है या नहीं है, उसको किल करना है कैसे करना है, या अनवांटेड प्रोसेस चल रही है, ये सारी चीज़ें फिर वो दुनियादारी आप बता सकते हो बाद में, ठीक है। लेकिन आपको ओके रूट सर। पता होना चाहिए कि कैसे होता है, अभी याद रखना है कि उस कैसे आंसर करना है उसको, फिर बेसिकली फेस टू फेस डायनाट्रेस। कब मिलने वाले हैं? इस मंथ ही मिलेंगे, ट्राई कर रहा हूँ 21 वगैरह, एक दिन या 2 दिन का प्लान है, एक दिन मोस्टली। मोनिका को कब टाइम है उसके हिसाब से भी दोनों ही साथ आ जाएंगे, फिर आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ओके ठीक सर। है। सर आप जो बोल रहे थे ना अभी, वीडियो भेज देंगे यानी 10 दिन हम उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं, वो अगर भेज सकते हो तो भेज दो, हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा। नहीं मैं क्या भेजने वाला हूँ आपको, जैसे मैंने आईटीएल पढ़ा दिया आपको, ठीक है, तो मैं उसके लिए यस सर। कंटेंट अच्छे से कंटेंट निकालूंगा कि कुछ आपको रियल टाइम एग्जांपल देंगे या आपको अच्छे से वो समझाएंगे फिर से उस टाइप की वीडियो, ठीक है। अभी जैसे यस इंटरव्यू सर, यस। क्वेश्चन एसक्यूएल वगैरह के, तो मुझे एक
कंप्लीट उस दिन एक सैटरडे संडे उसके लिए बैठना पड़ेगा कि मैं आपको ओरेकल लिनक्स का जो भी मटेरियल ट्रबल शूटिंग कर दे पाऊँ, उसके लिए मुझे भी सोचना पड़ेगा। मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल ओवरलोडेड हूँ, ऑफिस के वर्क हो रही है क्लास के लिए, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया ना। अभी ये तो पढ़ो आप, और मुझे जैसे भी टाइम मिलता है ना, Yes, yes. विद वो एक मिनट 2 मिनट, तो भी मैं क्या करता हूँ, आपको कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ कि आप लोग हाँ थोड़ा सर, सा जैसे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हो ना, एटलीस्ट वैसे भी पढ़ लोगे तो कुछ तो दिमाग में जाएगा। आप लोग यस अगर यस पढ़ते हो तो ठीक है, मैं तो इस इंटेंशन से भेजता हूँ कि लोग उसको पढ़े, अंडरस्टैंड करें। ठीक है, चलो देन, नथिंग, ओके सर। वी आर गुड टू रैप। ठीक है, हम लोग इतना ये तो करेंगे कि इतना तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से ट्रबल शूटिंग क्वेश्चंस या जो भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस देने का ट्राई करूँ। ठीक है, हम हाँ लोग सर, आपको क्योंकि मेन बताएंगे। इंटरव्यू उधर ही मेन सबसे अगर तकलीफ कोई देता है सिनेरियो एंड ट्रबल शूटिंग। ठीक है, चलेगा, चलो देखते हो, वो भी चीज कवर करेंगे अपन। ठीक है, चलो देन, यस सर, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक बाय यू सर। सर। गुड नाइट सर। Thank you, sir. थैंक यू।